गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन, उसको ही आगे पढ़ेंगे। तो देखो, हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ लिया था और किसमें, अमाशय में पाचन पढ़ लिया था। ठीक है, अब अमाशय जिससे जुड़ा होता है वो होती है हमारे छोटे आंत। ठीक है, और अमाशय जिस भाग के द्वारा छोटे आंत से जुड़ा रहता है उस भाग को हम कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ग्रहणी होती है उसमें पाचन किस प्रकार होता है, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो भोजन होता है वो अमाशय से हमारी ग्रहणी के अंदर आता है, तो क्या होता है कि भोजन में उपस्थित, मतलब जब अमाशय में था भोजन तो उसमें क्या था, हमने HCl अम्ल मिलाया था और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम मिलाए थे। ठीक है, उस भोजन में क्या था, वसा अम्ल थे, मतलब वसाएं थी, फैट था और प्रोटीन थे। तो अब क्या करेगा, जैसे ही वो भोजन ग्रहणी के अंदर प्रवेश करेगा तो भोजन, उस भोजन के अंदर उपस्थित क्या क्या है, एक HCl अम्ल हो गया जो वसाएं हैं और जो प्रोटीन है। जैसे ही वो सब पदार्थ इस ग्रहणी की जो दीवारें हैं या जो ग्रहणी की संरचना है उसके संपर्क में आएंगे, वैसे ही क्या होगा, ये ग्रहणी क्या करेगी, जो अग्नाशय रस होता है उसका स्रावन शुरू कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि जो अग्नाशय रस होता है उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि यकृत और अग्नाशय को, ठीक है, जो ये ग्रहणी है वो क्या करेगी, यकृत और अग्नाशय को अग्नाशय रस और पित्त रस स्रावित करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। और इस प्रकार उससे जो रस स्रावित होते हैं उसके कारण क्या होता है, आगे भोजन का पाचन होता है, उसके अंदर जो है वो पाचक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो अग्नाशय रस होता है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ हार्मोन स्रावित करता है। तो वो हार्मोन हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला हार्मोन होता है एंटेरोगेस्ट्रोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, अमाशय के अंदर जाकर, अमाशय के अंदर क्या था, जठर ग्रंथियां थी जो क्या कर रही थी, पाचक रसों का स्रावन कर रही थी या पाचक एंजाइमों का। तो जो ये एंटेरोगेस्ट्रोन है ये क्या करेगा, अमाशय के अंदर जाएगा और अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा जो भी पाचक एंजाइम या पाचक रस स्रावित किए जा रहे थे उन रसों का स्रावन ये क्या करेगा, ये हार्मोन रोक देता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन है हिपेटोक्रेटिन। ये क्या करता है, यकृत को पित्त रस के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, ये हार्मोन हिपेटोक्रेटिन ये कहाँ जाता है, हमारे यकृत के अंदर जाता है और यकृत को क्या करता है, पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, अगला है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन क्या करेगा, पित्ताशय में जाकर पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाता है। ठीक है, पित्ताशय में जाएगा, पित्ताशय या फिर यकृत उसको क्या करेगा, पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा और जब वो पित्तरस स्रावित करेगा तो इस पित्तरस को क्या है, वो ग्रहणी में पहुंचाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही जो अमाशय से मतलब अमाशय में भोजन का पाचन हो गया, ठीक है, तो उस प्रकार के भोजन को हम कहते हैं कायम। ठीक है, हमने कल पढ़ा था। तो जैसे ही वो कायम क्या करेगा, अमाशय से ग्रहणी में आएगा तो ग्रहणी की जो दीवारें हैं वो क्या करेगी, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावित करेगी। ठीक है, ग्रहणी की जो दीवारें हैं वो किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्रावन नहीं करती है, वो हार्मोन्स का स्रावन करती है। ठीक है, और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, पहला एंटेरोगेस्ट्रोन। ये क्या करेगा कि अमाशय में जाएगा और अमाशय के जठर ग्रंथियों द्वारा जो भी पाचक एंजाइमों का स्रावन हो रहा है उनको रोक देगा। दूसरा हार्मोन है हिपेटोक्रेटिन। ये क्या करेगा, यकृत में जाएगा और यकृत को पित्त रस का स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, अगला हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या करेगा, ये भी यकृत में जाएगा, उसको पित्तरस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा और फिर जो पित्तरस होगा उसको क्या करेगा, ये ग्रहणी में पहुंचाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो पित्तरस होता है ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं और फिर पढ़ेंगे कि इसका कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, जो पित्तरस होता है वो क्या होता है, एक हरे पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है,
अब जो ये गाढ़ा द्रव है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, और इसका पीएच होता है 7.6 से 7.7, ठीक है। अब जब ये क्षारीय पदार्थ है तो इसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा, ठीक है। ये क्षारीय पदार्थ है, इसका स्वाद होगा कड़वा। जो ये पित्तरस है वो क्या होता है, जो हमारी यकृत की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है, और जो हमारा पित्ताशय होता है उसके अंदर ये संग्रहित रहता है। यकृत के द्वारा ये स्रावित होगा, मतलब यकृत के द्वारा इसका स्रावण किया जाएगा, और जो हमारा पित्ताशय है उसके अंदर क्या है, इसका संग्रहण किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है एंजाइम में कि जो पित्तरस होता है वो बनता कहाँ पे है और उसका संग्रहण कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गए इसकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कि जो पित्तरस है उसके अंदर कौन कौन से और घटक पाए जाते हैं। तो देखो, जो पित्तरस है वो 92% जल से बना होता है, ठीक है। उसमें 6% पित्त लवण पाए जाते हैं, 0.6 से 0.9% तक कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें 3 प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो पित्त वर्णक क्या हो, पित्त रस क्या हो गया, ये एक पीला हरा गाढ़े रंग का द्रव होता है, ठीक है, जो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच है वो 7.6 से 7.7 होता है, और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण ये क्या होता है, स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद में ये है कि जो पित्तरस है उसका निर्माण होता है यकृत कोशिकाओं में, ठीक है। यकृत कोशिकाओं द्वारा वो स्रावित किया जाएगा, और जो हमारा पित्ताशय है उसके अंदर क्या है, उसका संग्रहण किया जाता है। अब जो पित्तरस है वो क्या करेगा, उसमें 92% जल होगा, 6% पित्त लवण पाए जाएंगे, और 0.6 से 0.9% तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। अब जो पित्तरस है उसमें विभिन्न प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, जो कौन कौन से हो गए, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये पित्तरस है, जो ये स्रावित हो रहा है, इसका कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, एक तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अमाशय में जाकर जो भी हमारी जठर ग्रंथियां उनके द्वारा जो भी एंजाइम या जो भी पाचक पदार्थ या जो भी पाचक एंजाइम स्रावित हो रहे हैं उनके स्राव को ये रोक देगा, ठीक है। अगला क्या है, ये वसाओं का पायसीकरण करता है, मतलब कि जो वसाएं होती है उनको उनके जटिल यौगिकों से उनके सरल यौगिकों में तोड़ देता है, ठीक है। अगला है भोजन को ये सड़ने से रोकता है, ठीक है। और जो अगला क्या है कि आहार नाल में कर्मकुंचन गति को उत्तेजित करता है। अब देखो ये क्या है कि जो हमारी आहार नाल है, आहार नाल पूरी क्या होगी कि वो संरचना जो हमें पाचन क्रिया में सहायता करती है, ठीक है। जो भी हमारी पूरी आहार नाल है उसी में क्या होता है कि हमारे भोजन का पाचन होता है, पूरे भोजन का पाचन आहार नाल के अंदर होता है। तो जब आहार नाल में कर्मकुंचन गतियां होती है ये इनको उत्तेजित करता है। जब आहार नाल में कर्मकुंचन गति होगी उसी के कारण क्या होगा कि जो भी भोजन का पाचन हुआ है उस पाचन के बाद, जैसे एक अंग हो गया, जैसे मुख गुहा में पाचन हुआ, तो मुख गुहा में पाचन के बाद जितने भोजन का पाचन हो गया उसके बाद में जो भोजन बचा उसको दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, जो ये कर्मकुंचन गतियां होती है ये आवश्यक होती है, ठीक है। कि पचित भोजन को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने के लिए हमें क्या होता है, आहार नाल में कर्मकुंचन गतियों का कर्मकुंचन गतियों की आवश्यकता होती है। और देखो ये क्या करता है कि जो अमाशय में जो लास्ट में पाचन भोजन का पाचन हो गया उसके बाद में जो भोजन बचा उसको हमने क्या कहा, कायम। तो ये क्या करता है, जो कायम होता है उसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिसके कारण क्या है कि उस कायम के ऊपर जो भी ये पित्त रस है, ठीक है, वो अपनी क्रिया अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। कायम हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, HCl होता है। तो ये क्या करता है, उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिसके कारण जो पित्तरस है या फिर जो बाकी आगे के जो पाचक एंजाइम है वो इस पे अपनी जो क्रिया है वो अच्छे से कर सके। और क्या है, जो जीवाणु वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, उनको भी क्या करता है कि नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। इतने ये हो गए इसके कार्य जठर रस के। अब है कि जो हमारी ग्रहणी होती है उससे क्या है, 2 प्रकार के हार्मोन या फिर पाचक एंजाइम मान लो, हाँ। अब देखो जो ग्रहणी होती है वो तो क्या करती है कि किसी प्रकार का कोई भी
पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, दो प्रकार के पदार्थों का स्रावण करती है, जो क्या करते हैं, अग्नाशय को और यकृत को, दोनों को क्या करते हैं कि पाचक रसों का या फिर पाचक एंजाइम को स्रावण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखो पहला है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करेगा, अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा, ठीक है। इससे सिक्रेटिन क्या करेगा, फिर अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण करवाएगा। दूसरा है पेनक्रियोजैमिन। तो ये क्या करेगा, जो हमारा यकृत है उससे क्या है, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्रावण शुरू करवाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ग्रहणी है उसमें हमने पढ़ लिया कि क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ लिया कि कौन से हार्मोन पाए जाएंगे। और ग्रहणी है उसमें दो भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हमारा अग्नाशय और दूसरा होता है यकृत। क्योंकि ग्रहणी द्वारा तो क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम स्रावित नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहणी क्या करती है कि जो अग्नाशय है और जो यकृत है उनको क्या है, पाचक एंजाइम स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और इनसे कौन सा पाचक एंजाइम, पित्तरस स्रावित होता है। और उस पित्तरस में क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के अलग अलग घटकों का पाचन करते हैं। तो अब हम उन एंजाइमों के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो जैसे हमने आमाशय में भी पढ़ा था कि कुछ जो एंजाइम है वो पहले क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, बाद में जब उन पे किसी एंजाइम की क्रिया की जाती है तो वो अपने सक्रिय अवस्था में आते हैं। वैसे ही जो ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये दोनों भी क्या है कि ग्रहणी में क्या पाए जाएंगे, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। और देखो जब ट्रिप्सिनोजन पे और काइमोट्रिप्सिन दोनों के ऊपर एंटेरोकाइनेज की अभिक्रिया होगी तो ये सक्रिय ट्रिप्सिन और सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले निष्क्रिय अवस्था में पाया जाएगा ट्रिप्सिनोजन, इस पे होगी एंटेरोकाइनेज की क्रिया, या फिर जब एंटेरोकाइनेज इससे मिलेगा तो ये बनाएगा सक्रिय ट्रिप्सिन। ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन है तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जब इस पे भी एंटेरोकाइनेज की क्रिया विधि होती है तो ये क्या होता है, सक्रिय काइमोट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर ये दोनों जब सक्रिय ट्रिप्सिन और सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो गए तो अब ये दोनों क्या करते हैं कि जो भी प्रोटीन्स हमारे खाद्य पदार्थ के अंदर है या हमारे भोजन के अंदर है, उन प्रोटीन्स के ऊपर ये क्रिया करेंगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों, और बाद में उस प्रोटीन को क्या करेंगे, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटेजेज के अंदर तोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है, जो ये पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटेजेज है, ये क्या है, प्रोटीन का सरल रूप है, ठीक है। ये तो हो गया एक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब दूसरा एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम कौन सा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब देखो ये एंजाइम क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड पर अभिक्रिया करता है, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड पे अभिक्रिया करके ये बनाता है आगे अमीनो अम्ल, मतलब जो भी पॉलीपेप्टाइड हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं उनको उनके सरल रूप अमीनो अम्लों के अंदर तोड़ देता है, कौन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। अगला एंजाइम है एमाइलेज। तो एमाइलेज हमने कल भी पढ़ा था कि ये क्या है, अमाशय के अंदर भी पाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी संचित भोजन होता है या जो भी स्टार्च होता है उसको क्या है, माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। और जो एमाइलेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है, मतलब हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसका पाचन कौन करेगा, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। जो स्टार्च है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीपेप्टाइड रूप है, ठीक है। और जो ये माल्टोज है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइपेप्टाइडेज रूप है, ठीक है। मतलब ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज है वो क्या करेगा, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, ठीक है। और जब ये डाइसेकेराइड आगे जब हमारे छोटी आंत में जाएगा तो इस डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल प्रारूप है। अगला एंजाइम है लाइपेज। तो मैंने कल भी बताया था कि जो लाइपेज है वो क्या करता है, वसाओं का पाचन करता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, जो पायसीकृत वसा, ये पायसीकृत वसा कहाँ से आई, अमाशय से, ठीक है। अमाशय में क्या हुआ था,
जो वसा थी उसका थोड़ा बहुत पाचन हुआ था, और बाद में जो थोड़ा बहुत पाचन होने के बाद में जो वसा बची उसको हम बोलते हैं पायसीकृत वसा। तो अब इस पायसीकृत वसा पर जो लाइपेज एंजाइम है वो क्रिया करेगा और इस पायसीकृत वसा को वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जो क्या है, वसा का सरल रूप है। ठीक है, अब लास्ट एंजाइम है हमारा न्यूक्लियेज और न्यूक्लियोटिडेज। अब ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं कि जो भी हमारा भोजन है उसके अंदर मतलब जो भी हमारा भोजन है, जब वो भोजन अग्नाशय के अंदर आएगा तो अग्नाशय रस स्रावित होगा। तो जो ये अग्नाशय रस है इसके अंदर उपस्थित राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्लों का ये क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, और ग्रहणी में पाचन के बाद, ठीक है, ग्रहणी अमाशय में भी पाचन हो गया और ग्रहणी में भी पाचन हो गया। तो इसमें जितने भोजन का पाचन हुआ उसके बाद में जो भोजन बचता है उसको हम बोलते हैं चाय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, मुख गुहा में पाचन हुआ। मुख गुहा में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो पदार्थ बचा या जो खाद्य पदार्थ बचा उसको हमने क्या कहा, बोलस। ठीक है, बोलस के बाद क्या है, वो बोलस कहाँ पे आया, अमाशय में। ठीक है, अमाशय में उसका थोड़ा बहुत पाचन और हुआ। ठीक है, तो उस पाचन के बाद जो पदार्थ बना उसको हमने बोला कायम। ठीक है, फिर ये कायम कहाँ आया, ग्रहणी में, और ग्रहणी में जब इस कायम का पाचन हो गया तो उसके बाद में जो पदार्थ बना उसको हम बोलेंगे चाय। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया ग्रहणी में पाचन। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि आज इसमें क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्रहणी में पाचन, तो क्या होगा, जैसे ही भोजन अमाशय से ग्रहणी में आया तो भोजन के अंदर जो HCl अम्ल है, ठीक है, और जो वसा अणु और प्रोटीन अणु है, वो अणु मतलब प्रोटीन के अणु, वो वसाएं और HCl जैसे ही क्या है, ग्रहणी की दीवारों से टकराते हैं या फिर ग्रहणी के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि ग्रहणी की जो दीवारें हैं वो क्या करती है, कुछ पदार्थों का स्रावन करती है। लेकिन वो जो पदार्थ होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। वो पदार्थ क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं कई प्रकार के। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन हुए, पहला हो गया एंटेरोगेस्ट्रोन। ये क्या करेगा, अमाशय के द्वारा जो भी जठर रस स्रावित हो रहा है जठर ग्रंथियों द्वारा, उसके प्रभाव को रोक देगा या फिर उसके स्रावन को रोक देगा। दूसरा हार्मोन हुआ हिपेटोक्रेनिन। तो ये क्या करेगा, जो हमारा यकृत है, ठीक है, उसको पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा। ठीक है, पित्तरस यकृत के द्वारा स्रावित होगा। अगला हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या करेगा, पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यकृत से पित्तरस को लेगा और फिर उसको क्या करेगा, ग्रहणी में पहुंचाएगा। फिर हमने पित्तरस के घटक पढ़े कि इसमें 92% जल पाया जाता है, 6% पित्त लवण, 0.6 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल। और इसमें क्या है, 3 प्रकार के पित्त वर्णक पाया जाता है। कौन कौन से, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो ये पित्त रस है ये क्या है, हरे पीले रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है, जो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इसका जो स्वाद है वो क्या होता है, कड़वा होता है। इसकी पीएच होती है 7.6 से 7.7। और जो पित्त रस है वो हमेशा याद रखना कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा उसका स्रावन होगा। ठीक है, और जो हमारा पित्ताशय है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसका संग्रहण होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो हमारी ग्रहणी है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये क्या करती है, ग्रहणी की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्रावन नहीं करती। लेकिन जो ग्रहणी की कोशिकाएं होती है वो क्या करती है कि जो अग्नाशय है और जो यकृत है उनको क्या करती है, पाचक एंजाइमों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। उसके लिए इसमें 2 पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करेगा, अग्नाशय को अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा, जिससे अग्नाशय क्या है, अग्नाशय रस का स्रावन स्टार्ट कर देगा। दूसरा है पेनक्रियोजाइमिन। तो ये क्या करेगा, यकृत में जाएगा और यकृत को क्या है, पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा, जिससे क्या है, यकृत से पित्त रस का स्रावन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, पित्त रस के कार्य। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जठर रस की क्रिया को समाप्त करेगा। क्यों, क्योंकि आगे इसको क्या है, जठर रस हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, अम्लीय, और आगे इसको क्या क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या करेगा, सबसे पहले जठर रस की जो क्रिया है या फिर जो जठर रस का स्रावन हो रहा है उसको बंद करेगा। उसके बाद में क्या है कि जो ये मतलब
अमाशय के बाद जो भोजन बचा कायम, ठीक है, अमाशय में पाचन के बाद, तो उस कायम को क्या करता है, ये क्षारीय माध्यम प्रदान कराता है। क्यों? क्योंकि आगे जो पित्तरस होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और उसको आगे पाचन के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला हुआ, ये वसाओं का पायसीकरण करता है, मतलब कि वसाओं को अपने जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ता है। अगला है, भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन के अंदर या हमारे यकृत या अग्नाशय के अंदर जो भी जीवाणु पाए जाते हैं उन सबको, जो भी हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट करता है। और क्या करता है, आहार नाल में कर्मम कुंचन गति को उत्तेजित करता है। इसी गति के कारण क्या है, जो भोजन एक अंग से दूसरे अंग में पाचन के लिए आता रहता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अब ये तो पढ़ लिया कि पित्तरस की कौन सा रस स्रावित होता है, ठीक है, पाचन के लिए। अब पढ़ेंगे कि जो ग्रहणी में भोजन आया उसके पाचन के लिए कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाया गया ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों क्या है कि ग्रहणी में या फिर अग्नाशय में या पित्तरस में, ठीक है, अग्नाशय या यकृत में क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में। और जब इन दोनों के ऊपर एंटेरोकाइनेज की क्रियाविधि हुई तो ये स्क्रिय ट्रिप्सिन और स्क्रिय काइमोट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। जब ये अपने स्क्रिय अवस्था में आते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर क्रिया करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन को उसके सरल अणुओं में तोड़ देंगे, जिनमें क्या होता है, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीएजेस, ठीक है। ये तो हो गए एक एंजाइम। फिर दूसरा एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एंजाइम क्या करता है, जो भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है उन श्रृंखलाओं पे क्रिया करके उनको सरल अमीनो अम्लों के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। तीसरा एंजाइम एमाइलेज। तो मैंने आपको कल भी बताया कि तो जो एमाइलेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही अपनी क्रियाविधि करता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ही सहायक होता है। तो ये क्या करेगा, स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। इस स्टार्च को ये डाइसेकेराइड माल्टोज के रूप में चेंज कर देगा, ठीक है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज किया, मतलब कि जो स्टार्च होगा उसको ये माल्टोज के अंदर चेंज कर देगा। अगला एंजाइम आया लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसाओं का पाचन करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब कि वसाओं को उनके जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ता है। तो ये क्या करेगा, पायसीकृत वसा पर क्रिया करेगा और इस वसा को ग्लिसरॉल और वसा अम्लों में तोड़ देगा, ठीक है। लास्ट एंजाइम है न्यूक्लिएज और न्यूक्लियोटिडेज। तो ये क्या करेंगे, अग्नाशय रस के अंदर जो भी राइबोन्यूक्लिएज और जो भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित है उनको क्या करेंगे, उनके सरल रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। और ग्रहणी में पाचन होने के बाद भोजन का जितना पाचन हो गया उसके बाद में जो पदार्थ बचा उस पदार्थ को हम कहते हैं चाय, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। और मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन है वो क्या होता है, छोटी आंत के अंदर ही होता है। और उसके बाद में जब भोजन का पाचन हो जाता है और जब वो बड़ी आंत में जाता है तो क्या करता है कि भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक पदार्थ है, उनका सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी आंत द्वारा अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत क्या करती है, जो भी पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण करती है और जो भी जल वगैरह है उनका अवशोषण करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।